राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि फुस्सू मियाँ के मुताबिक तनु के वालिद जो हैं उसकी शादी फुस्सू मियाँ की बेटी सलमा से तय कर जाते हैं, लेकिन तनु का मन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह तो सईदा से प्यार करता था और सईदा को न पाने की सूरत में वह बेचैन हो मारा मारा फिरता है और उसी बेचैनी की हालत में वह अब्बू मियाँ की बीवी से इस बात का जिक्र करता है कि वह सलमा से शादी नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए। ये बात जो है सारे गांव में फैल जाती है और रब्बन भी सलमा को कोसने लगती हैं। सलमा को यह समझ नहीं आता कि यदि तनु ने शादी करने से इनकार कर दिया तो इसमें उसकी क्या गलती है। वे अपना गम तलब करने के लिए रहमान बो के यहाँ जाने के लिए निकलती है, लेकिन इत्तफाकन जो है वो तनु से ही टकरा जाती है और जवाद मियाँ की लिविंग पार्टनर जो है इस बात को देख लेती हैं और इस बात को बताने के लिए वे जवाद मियाँ के पास जाती हैं और जवाद मियाँ जो है बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इस बात को कहते हैं कि ये बात जो है किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एपिसोड हमने यहीं पर खत्म किया था, 2-4 लाइनें पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। और आज का एपिसोड बेहद अहम है। पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे के बीच का फर्क क्या होता है और सांप्रदायिकता जो है आम इंसान तक किस तरह पहुंचाई जाती है जानबूझकर, इन सब चीजों का जिक्र जो है आज के एपिसोड में रहेगा, इसलिए अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए। जवाद मियां बोले निकले ना ई बात मुंह से, नहीं ते मुंह झुलसा देंगे। वे बाहर आ गए जहां उनके बड़े बेटे कमाल उर्फ कम्मो का स्कूल जमा हुआ था। पड़ोस के जुलाहों और दागदार सैयदों और खरे गरीब सैयदों के लड़के लड़कियां 2 का पहाड़ा याद करने में मशगूल थे और खुद कम्मो 3 टांग की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। छोटा भाई फिदा हुसैन उर्फ फिद्दू स्कूल को सख्त नापसंद करता था। वह अभी अभी खेत से वापस आया था और सामने के एक दर में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। इस स्कूल ने जवाद मियाँ के घर की बहुत सी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करती थी। मसलन रहमान वो अब पैबंद लगा कपड़ा नहीं पहन रही थी। विद्यार्थियों के घर से गल्ला भी आता था और पैसा भी। कम्मो के स्कूल में कोई 50 लड़के लड़कियां पहाड़ा याद करने और आम सिपारा का कायदा बगदादी पढ़ने आते थे। तो ये आम सिपारा क्या है इसको नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूं। कुरान के 3रे हिस्से को आम सिपारा कहते हैं। 4 आने महीने फीस के हिसाब से कोई 12.5 रुपए फीस के आते थे, लेकिन कभी पूरी रकम इकट्ठी नहीं हो पाती थी। लगभग 10 रुपए माहवार की आमदनी फिर भी हो ही जाती थी। इसके अलावा फसल पर गल्ला आ जाता था, जुलाहों से कुछ गमछे और लुंगियां भी मिल जाती थीं। 3-3.5 बीघे की खेती भी थी, इसलिए जवाद मियाँ के घर में एक हद तक आसूदगी थी और सबसे बड़ी अलामत यह थी कि रहमान वो कम्मो का ब्याह करने के लिए सख्त बेचैन रहती थी। वे दिन रात एक बहू के ख्वाब देखा करती थी। खुद जवाद मियाँ भी यही चाहते थे, मगर वह इसका इंतजार कर रहे थे कि कम्मो डॉक्टरी शुरू कर ले तब रिश्ता ढूंढा जाए। कम्मो के डॉक्टर होने की खबर को जवाद मियाँ और रहमान बो और फिद्दू ने सख्ती से छुपा रखा था। हकीम अली कबीर को कब्ल अज वक्त नाराज करने से कोई फायदा तो था नहीं। खुद कम्मो भी होम्योपैथी की किताब को कुरान शरीफ के जुज दान में रखता था और कभी कभी रेहल पर रखकर पड़ता हुआ भी नजर आता था। चुनाचे गंगौली में बड़ा शुहरा था कि कम्मो बड़ा मजहबी आदमी है। तो किस तरीके से चीजों को छुपाया जाता था, इन सब चीजों का जिक्र बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। वह हर वक्त तिलावत किया करता है और इधर कोई 2 बरस से तो उसने दुनिया में दिलचस्पी लेना भी छोड़ दिया था। बस हर वक्त कुरान और वह है। किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उधर मुहर्रम या गर्मी की छुट्टियों में जब सईदा आ जाती तो कम्मो की आंखों में एक चमक पैदा हो जाती और वह अपनी माँ से हंस हंसकर बातें करने लगता, और जब सईदा चली जाती तो कम्मो उदास हो जाता। इस बात पर किसी ने इसलिए गौर नहीं किया कि ये गौर करने की बात थी ही नहीं। कहाँ अब्बू मियाँ की बेटी सईदा और कहाँ जवाद मियाँ का हरामी बेटा कम्मो। हरामी बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि जायज तरीके से शादी नहीं की गई थी। इनकी मां को अभी भी रहमान बो यानी कि किसी और व्यक्ति के बीवी के नाम से पुकारा जाता था। इसका जिक्र अभी आगे आएगा।
ये बात सिर्फ कम्मो को मालूम थी कि वह सईदा के जाने के बाद उदास हो जाता है, लेकिन वह अपने आप से भी ये सवाल करने से डरता था कि ऐसा क्यों हो जाता है। वह तन्हाई में भी सईदा से बातें करने के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन उसने यह जरूर तय कर लिया था कि वह शादी नहीं करेगा। चुनाचे जब रहमान वो उसकी शादी की बात निकालती तो वह टाल जाता। जवाद मियां ने कम्मो को पढ़ाई में गर्क देखकर अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। कम्मो ने उन्हें एक नजर देखने के बाद फिर अपनी किताब पर नजर जमा ली। उसे जवाद मियां से कोई प्यार नहीं था, वह उनसे एक हद तक नफरत ही करता था। वह भी कोई बाप हुआ कि बेटा जिसका नाम बताने में शर्माए और जिसकी बीवी अब भी किसी और आदमी के नाम से पुकारी जाती हो। कमालुद्दीन वल्द सैयद जवाद हुसैन जैदी और मां रहमान बो। क्या शजरा है। मगर यह बात वह जानता था कि अपने पैदा होने पर उसका कोई इख्तियार नहीं था, इसलिए उसके दिल में अपनी मां यानी रहमान बीबी और जवाद मियां के रखेल के लिए भी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन वह उनसे नफरत नहीं करता था। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे वह अपनी मां से मोहब्बत करता है। ये मौके उस वक्त आते जब जवाद मियां उसकी मां को गालियां देते देते मार बैठते थे। वह इन मौकों पर बिलबिला उठता, बाप से तू मैं हो जाती थी और फिर वह बाहरी दालान में 3 पायों वाली कुर्सी पर बैठकर यह सोचने लगता कि आखिर वह इस गांव में रह क्यों रहा है। क्या रखा है इन कच्चे मकानों और गंदी गलियों में। उसका जी चाहता था कि लोग उसे भी उसी तरह देखें जिस तरह और बापों के बेटों को देखते हैं। तो ये एक ख्वाहिश वहां पर बहुत सारे नौजवानों की थी जिनकी मां जो हैं वो रखेले या रखनी हुआ करती थी। ये सारा जिक्र हम उपन्यास में यदा कदा पढ़ ही रहे हैं। लेकिन इस गांव में तो भंगियों चमारों तक को मालूम था कि वह हरामी है। उसके बाप की खरी हड्डी उसे हलाली नहीं बना सकती थी, इसलिए वह गांव के उन तमाम लोगों से जलता भी था जो हलाली थे। इसलिए उसकी किसी बच्चे से दोस्ती कभी नहीं हुई। मुनिस, मानुस, गिग्गे, शम्मू, मन्नन और हद तो यह कि मिगदाद तक के साथ नहीं खेला वह। ये लड़के टोलियों में निकलते, शोर करते, शरारतें करते, बागों से फल तोड़ते, खेतों से गन्ने चुराते और कम्मो अकेला उन्हें देखता रहता। गांव भर में फुन्नन मियाँ के लड़कों के सिवा कोई और उस जैसा था ही नहीं। फुन्नन मियाँ ने भी उत्तर पट्टी के कयामत मियाँ की पत्नी कुलसुम को उठाकर अपने घर में रख लिया था। निकाह नहीं हुआ था, लिविंग अरेंजमेंट के तहत कुलसुम और फुन्नन मियाँ रह रहे थे। इसलिए उसने फुन्नन मियाँ के लड़कों से भी दोस्ती नहीं करी, क्योंकि फुन्नन मियाँ के लड़के सैयदों में घुल मिल गए थे। नतीजे में उसका बचपन एक गहरे सन्नाटे में गुजरा। उसे बचपन का कोई खेल ही नहीं आता था। वह जब जवान होने लगा तब भी उस जानलेवा सन्नाटे ने उसका पिंड नहीं छोड़ा। फर्क इतना हुआ कि वह पाखाने में ज्यादा वक्त गुजारने लगा और उसका मुंह पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों के गिर्द काले हलके पड़ने लगे। उन्हीं दिनों तक्कन मियाँ उसे गोदाम ले गए। फिर एक दिन जवाद मियाँ ने उसे तक्कन मियाँ के साथ गोदाम से उतरते देख लिया। उन्होंने तक्कन मियाँ को तो वहीं लाखों सुना डाली और फिर कम्मों को वहीं से पीटते हुए घर तक लाए। इतना शोर हुआ कि ये बात सारे गांव में फैल गई कि तक्कन मियाँ कम्मों को गोदाम ले गए थे। उनके साथ गोदाम जाने का मतलब सबको मालूम था। और यही यदि आपने गौर किया हो और आप भूले ना हो तो एपिसोड 5 में हमने इन सब चीजों का जिक्र किया था कि जब लेखक जो है इस बात का जिक्र करते हैं कि वे अपने दोस्त फुद्दू को बताते हैं कि इस बार मजलिस में मैं बेहोश होऊंगा, और उनका दोस्त जो है कहता है कि नहीं, मैं भी बेहोश होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो वो गुस्से में आकर अपने दोस्त को पत्थर मार देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका दोस्त मर गया और वो भागकर जो है नील के गोदाम में छुप जाते हैं और वहां पर अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और इस आवाज को वे पहचान लेते हैं। एक आवाज होती है लड़के के कराहने की और एक होती है तक्कन चा की। उन्हीं तक्कन मियाँ का जिक्र यहां पर है और जिस लड़के का जिक्र है वे कम्मो है। एपिसोड 5 में जाकर आप पूरा वाकया दोबारा सुन सकते हैं। लड़कों ने जुमलेबाजी शुरू कर दी और कम्मो ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन उसने तक्कन मियाँ को माफ नहीं किया
और एक दिन वह लाठी लेकर तक्कन मियाँ पर टूट पड़ा। अगर ठीक उसी वक्त कहीं से फुन्नन मियाँ ना आ जाते तो शायद उसने तक्कन मियाँ को मार डाला होता। उस दिन से गांव के लड़कों ने डर के मारे जुमलेबाजी भी बंद कर दी। मतलब सिचुएशन से भागने की बजाय यदि आप उससे डटकर उसका सामना करने को तैयार हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी मुश्किलें जो है वो आसान होने लगती हैं। और ये बातें सभी सिचुएशन पर लागू हो सकती हैं। भागो नहीं, लड़ो। और कम्मों के चारों तरफ फिर वही जानलेवा सन्नाटा छा गया। वह इस सन्नाटे से जूझ रहा था, इसीलिए उसे यह नहीं मालूम था कि वह सईदा से क्यों, कब और कैसे प्यार करने लगा। हो सकता है कि यह मोहब्बत उस दिन शुरू हुई हो जिस दिन चुपके से आकर सईदा ने गुदगुदा दिया था। यह भी हो सकता है कि यह मोहब्बत उस दिन शुरू हुई हो जिस दिन सईदा पाइंचे उठाए कीचड़ से बचती बावर्ची खाने से दालान की तरफ जा रही थी और उसकी गोरी गोरी नर्म पिंडलियां नजर आ रही थीं। उसे तो अपने प्यार की खबर उस दिन मिली जिस दिन सईदा अलीगढ़ जा रही थी। उसने गाजीपुर में रहने को वह जुदाई नहीं मानता था, लेकिन अलीगढ़ तो बिल्कुल अजनबी शहर है। उसी दिन गांव के स्कूल जाकर मास्टर साहब से यह पूछा भी था उसने कि यह अलीगढ़ किस मुल्क में है, और ये जानकर भी उसकी तस्कीन नहीं हुई थी कि अलीगढ़ हिंदुस्तान ही में है। तो मतलब ये वो दौर था जब अपने गांव देहात के अलावा दूसरा गांव देहात भी परदेश माना जाता था। और अब तो ये सुन रहे थे कि अलीगढ़ पाकिस्तान जाने वाला है। अलीगढ़ के पाकिस्तान जाने या ना जाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस यह फिक्र थी कि अलीगढ़ के साथ कहीं सईदा भी पाकिस्तान तो ना चली जाएगी। वैसे उसकी समझ में यह बात भी नहीं आ रही थी कि अलीगढ़ कोई आदमी तो है नहीं कि कहीं चला जाएगा। भला गांव और शहर कहीं कैसे जा सकते हैं। मगर यह बात जब उसे अब्बास से पूछी तो अब्बास खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब्बास पढ़ा लिखा था, इसलिए कम्मो को चुप हो जाना पड़ा। गांव के स्कूल का पढ़ा हुआ कम्मो भला अब्बास की बात की जवाब ही क्या दे सकता था। लेकिन यह बात उसकी समझ में नहीं आई कि अलीगढ़ पाकिस्तान कैसे जा सकता है। अब इसके आगे जो है वो सांप्रदायिकता किस तरीके से फैलाई जा रही थी पाकिस्तान के नाम पर, इस चीज का जिक्र है, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो वह अब्बू मियाँ के घर चला गया। सईदा बहुत मशगूल थी, वह दुपट्टा चुन चुकी थी, मगर उसे ऐंठवा कर लूणी बनवाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। इसलिए कम्मो को देखकर वह पहली बार खुश हुई। एक कम्मो भाई, तनी ई दुपट्टा पकड़ लीजिए। कम्मो ने चुपचाप दुपट्टे का एक सिरा पकड़ लिया, दूसरा सिरा सईदा ने पकड़ा। फिर वह दुपट्टे को धीरे धीरे बल देने लगी और कम्मो चूड़ियों के संगीत में खोता चला गया। और वह उन नन्ही छातियों को देखने लगा जो बारीक दुपट्टे से झांक रही थी। जो कौनो शहर ई चाहे कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तका ई हो सकता है? कम्मो ने सवाल किया। जी, सईदा ने लूणी बनाते बनाते पूछा। यार, लोग ई ना कह रहे कि अलीगढ़ पाकिस्तान में जाए को है, बाकी हमरे कहे का मतलब ई है कि ई हो ही ना सकता। काहे ना हो सकता? ल्यो, शहरों कौनो आदमी है कि जहां चाहे तहां चला जाए। बोतल में जिन जा सकता है, सईदा ने कहा। तो पाकिस्तान अलीगढ़ में काहे नहीं जा सकता? ये सब बेकार की बात है, हम ना मान सकते। सईदा दुपट्टे की लूणी लिए हुए चली गई। तो फिर कम्मो वहां क्या करता, वह भी चला गया। मगर यह सवाल उसे परेशान करता रहा। फिर जब एक मर्तबा वह जवाद मियाँ के साथ गाजीपुर गया तो उसने ये सवाल मासूम, मद्दू, गिग्गे और शम्मू सभी से किया। कोई उसे ऐसा जवाब न दे सका जिससे उसकी तस्कीन हो जाती। मद्दू ने इतना जरूर कहा कि जाने या ना जाने के बारे में तो वे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से एक जलसे में अलीगढ़ के एक लड़के से ये बात जरूर सुनी थी। ए भाई, तब ते बड़ा गजब हो गए। कम्मो घबरा गया। तका जौन लोग वहां हुआ उहो लोग चले जाई हैं। शहरवा जई ते ऊ लोग कहां रही हैं? मद्दू ने सवाल किया। यही तो परेशानी की बतिये है। चुनाचे में गाजीपुर से लौटा तो पाकिस्तान के खिलाफ होकर लौटा। गांव में और किसी से तो उसका मिलना जुलना था नहीं, इसलिए वे अपनी मां के ही सामने बिठलाकर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करने लगा। एक दो दिन तो रहमान बो ने सुन लिया,
फिर वह उकता गई। उसके पास बेवकूफी की इन बातों के लिए वक्त कहाँ था, इसलिए वे नौज पुता कहकर चली जाती और कम्मो मजबूरन बाहरी दालान में आकर लड़के लड़कियों को पहाड़ा याद करवाने लगता और फिर रेहल सामने रखकर होम्योपैथी की किताब पढ़ने लगता और सईदा के बारे में सोचने लगता। हम घर जा रहे हैं, एक लड़के ने कहा। कम्मो चौंक पड़ा। उसने किताब पर से आंखें हटाकर उसकी तरफ देखा। गफूर जुलाहे का लौंडा अपनी जगह पर खड़ा था और बाकी लड़के पढ़ना बंद कर चुके थे। बैठ चुपचाप, कम्मो ने डांटा। हरामी, घर जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, जगह जगह पे इस तरह का जिक्र है और आगे भी इसी तरह की गाली गलौज मैं पढ़ूंगी, पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। हमें झड़ा लगत बाए, लड़के ने बिसूर कर कहा। कम्मो का पूरा मदरसा हंस पड़ा, मगर कम्मो के पास उस लौंडे की बात का कोई जवाब नहीं था। जाहिर है कि वे किसी का पेशाब पैखाना नहीं रोक सकता था। जा, भाग जा। लड़का भाग गया। बाकी लड़कों ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। कम्मो ने होम्योपैथी की किताब को जुज़दान में रखकर जुज़दान को खूंटी पर टांग दिया और फिर एक बीड़ी सुलगाकर उन दिनों के बारे में सोचने लगा जब वे बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाएगा। सलाम अलैकुम, यह आवाज सुनकर वे चौंक पड़ा। काली शेरवानियां पहने दो अजनबी लड़के बाहर खड़े थे। अब यहां से जिक्र जरा आप ध्यान से सुनिएगा। अलैकुमुस्सलाम, उसने सलाम का जवाब दिया। आइए, तशरीफ लाइए। वह दोनों अंदर आ गए। फिद्दू ने एक बसखट डाल दिया। हम लोग अलीगढ़ से आ रहे हैं, एक लड़के ने कहा। ए साहब, काम हुआ, छुट्टी है आजकल? कम्मो ने सवाल किया। जी नहीं, दूसरा बोला। छुट्टी तो नहीं है, मगर आपने सुना ही होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं। इता हम सुन रहे, आपके वालिद और वालिदा भी वोटर हैं। यह सुनकर कम्मो को नशा आ गया। उसने पहली बार अपनी मां के लिए किसी से वालिदा सुना, वरना तो वह ना मां थी न बीवी, वह तो सिर्फ रहमान वो थी। वह मुस्कुरा दिया। तो इस छोटे से सेंटेंस में कितना दर्द छुपा हुआ है एक व्यक्ति का। अच्छा, ये बताइए कि अलीगढ़ पाकिस्तान चला जाई हैं कि हिया रही हैं? हम लोगों की कोशिश तो यही है कि अलीगढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाए, क्योंकि वह इस्लामी तहजीब का रोशन मीनारा है। मीनारा? कम्मो हैरान हो गया। ए साहब, हमें तो सुना रही कि हुआ एक तो यूनिवर्सिटी है और आप कह रहे वो रोशन मीनारा है। लड़के मुस्कुरा दिए, बोले देखिए, बात दरअसल यह है कि ए साहब सुनिए हमारी सीधी बात। कम्मो ने उनकी बात काटी। अगर अलीगढ़ पाकिस्तान में जाए तो होए तो साफ साफ बता दीजिए, काहे मारे कि जब हमरे वालिद और हमरी वालदा आपको वोट ना दे सकते। जी, एक ने सवाल किया। पाकिस्तान ना बना तो ये 8 करोड़ मुसलमान यहां अछूत बनाकर रख दिए जाएंगे, दूसरे ने कहा। अब इसके आगे की जरा इतनी इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। ए भाई, हमें तो ऐसा लग रहा कि आप लोगन के पढ़ा लिखा सब बेकार भय, काहे मारे कि आप लोगन को तो यह ना मालूम कि भंगी चमार अछूत होते हैं। हम कौन भंगी चमार हैं? अज अछूत होई बे ना करी है, ओके कोई अछूत कैसे बना दी से हैं? साहब आप बताइए तनी, हम सुने। तो अब क्योंकि ये कॉमन फेनोमेना है कि उस जमाने के हिसाब से लोग जो है भंगी चमार लोगों को ही अछूत मानते थे, और चूंकि ये सैयदों के परिवारों से थे, ये मुस्लिम परिवारों से थे, और मुस्लिमों में अछूत नाम की चीजें नहीं होती हैं, वे भी हिंदू धर्म के हिसाब से ही लोगों को अछूत मानते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब जरा सुनिए। लड़कों में से एक ने एक पूरी तकरीर कर डाली। वह तकरीर कम्मो की समझ में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि लड़के जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उनमें से किसी एक बात का भी कम्मो या गंगौली से कोई ताल्लुक नहीं था। जिस तरह की मजहबी बातें ये लड़के कर रहे थे, वैसा तो कहीं गंगौली में किसी ने देखा ही नहीं था। हालांकि लोग पाकिस्तान बनने का जो है जिक्र करने लगे थे, और कुछ लोग चाहते भी थे कि पाकिस्तान बने। हम ये सब ना मान सकते साहब, कम्मो ने तकरीर सुन लेने के बाद कहा। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद
ई गयवा अहीर, ई चिकुरिया या लखना चमार या ई हरिया बड़ई हमरे दुश्मन काहे को हो जाई हैं, यानी बिला वजह हुआ ये सब पढ़ते हैं आप लोग का। तो मतलब पढ़े लिखों को चैलेंज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में यही सब कुछ पढ़ाया जाता है। और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी हम ये सब बातें कह सकते हैं कि अब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है वो भी यही सब कुछ है जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है। इस वक्त आपकी समझ में ये बात भले ही ना आए, लेकिन होगा यही। हमारी मस्जिदों में गायें बांधी जाएंगी। ऐसा है, जब मुसलमान लोग पाकिस्तान चले जाए हैं तो फिर मस्जिद में घोड़े बांधे चाहे गाय, क्या फर्क पड़ी है। अब हिंदुआ सब ओ में जाके नमाज तो पढ़े ना सर के। अच्छी बात जबरदस्ती है कि हम तो जाएंगे पाकिस्तान और हिंदू अंगोरे हमारी मस्जिदें। लड़कों ने पहले तो उस गंवार को समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। गुस्सा आना भी चाहिए था, आखिर हर बात की कोई हद होती है। एक लड़का बिफर गया, बोला ठीक है, लेकिन जब हिंदू आपकी मां बहन को निकाल ले जाएंगे तो फरियाद ना करिएगा। हमारी मां बहन को कौनो बहनचोद निकाल के ले जाएगा है जी, माफ कीजिएगा यही शब्दावली है। कम्मों का बदन गुस्से से थर-थर कांपने लगा। आप लोग जौन ए बखत हमरे दरवाजे पर ना होते तो टंगिया चीर देते। धर के हम लोग आप लोगन की सामने से हाथ में मिट्टी का तेल की बोतल लटकाए एक चमार आ रहा था। कम्मों की आवाज सुनकर वह रुक गया। सुन रहा थे? कम्मों ने उससे पूछा। का बात हो मियां? उसने पूछा। ई लोगन अलीगढ़ से हमें ई बताए आए कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाई हैं तो तू लोग हमरे लोगन की मां बहन को निकाल ले जाई हैं। कम्मों ने बात बता दी। अरे राम राम, चमार बिल्कुल घबरा गया। वह अलीगढ़ वालों की तरफ मुड़ा। आप लोगन ते लिखल पढ़त बुझा ताणी तनी सोची के हमने के जिया कऊ मियां लोगन के बहन मतारी की तरफ देख सकेला। तो अब ये चमार बोल रहे हैं कि हम लोगों के रहते कोई मियां लोगों की मां बहन की तरफ देख भी नहीं सकता। ये आपने सोच कैसे लिया? क्योंकि अब तक हमने यही जिक्र पढ़ा है कि अहीर हो, चमार हो, बड़ई हो, कोई भी हो, ये सब ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग थे, जिन्हें ये लोग भी अछूत कहा करते थे। लेकिन बावजूद उसके ये लोग मियां लोगों के एक हुंकार पर अपना खून पानी की तरह बहने को तैयार रहते थे। आप लोगों से अच्छा तो हमरा ही चमरवे है, कम्मू ने कहा, जो मां बहन के निकल लिए जाने की बात सुन के राम राम करने लगा। माफी चाहता हूं, एक लड़के ने कहा। हमारा मतलब ये हरगिज नहीं था। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि हिंदुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी काहे ना किया जा सकता साहब? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इहो हम ही बताए। कम्मू मुस्कुरा दिया। चाय पीजिएगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी वार्तालाप है। जी नहीं शुक्रिया। दोनों लड़के कम्मू के दालान से उतरकर रास्ते पर आ गए। कम्मू ने झुंझलाकर खूंटी पर टंगा हुआ जुज़दान उतार लिया। लड़के आगे बढ़ गए। उन्होंने वोटरों की लिस्ट खोल ली। फुस्सू मियां से तो भुगत लिया हमने, जवाद मियां का घर भी देख लिया गया। अब्बू मियां गए हुए हैं गाजीपुर। बस हम्माद मियां से भुगत लिया जाए तो दक्षिण पट्टी का सिलसिला खत्म हो जाए। रहे उत्तर पट्टी के मियां लोग, तो उनका वोट हमारी जेब में है ही। मगर ये जुलाहे, इनके लिए तो मौलाना आजाद, सुब्बाहानी और मौलाना अब्दुल बाकी कल आ ही रहे हैं। मैं जुलाहों और बिहारियों से बात नहीं कर सकता। दोनों साले मादरजात चूतिए होते हैं। माफ कीजिएगा, यही शब्दावली यहां पर बाकायदा लिखी हुई है। और इसी शब्दावली पर हम आज का ये एपिसोड विराम देते हैं, क्योंकि अगला किस्सा भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए उसे फ्रेश माइंड से सुनने के लिए अगले एपिसोड में तैयार रहिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।